हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम 3 टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा मानव जीवन पर विकास का प्रभाव, दूसरा टॉपिक रहेगा स्वदेशी प्रौद्योगिकी और तीसरा टॉपिक रहेगा जिसमें आपको रिमोट सेंसिंग के इतिहास का अध्ययन करना है। साथ ही साथ भारत में रिमोट सेंसिंग को समझना है। रिमोट सेंसिंग तो वैसे आप फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, क्या क्या इसमें उपकरण यूज होते हैं और भारत में रिमोट सेंसिंग के कौन कौन से उपकरण हैं या कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। लेकिन यहां पर हम इसके इतिहास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मानव जीवन पर विकास के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रभाव होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। तो इसलिए जो प्रभाव हैं उनका हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से अध्ययन करना है, क्योंकि इस पर जो प्रश्न बनने की संभावना है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना है। 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है जो 200 शब्दों में आपको लिखना होगा और उसमें पूछा जाएगा कि मानव जीवन पर विकास के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। और मूल्यांकन शब्द जहां भी लिखा होता है वहां पर आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को साथ में लिखते हुए उसका मूल्यांकन देना होता है कि यह कहां तक सही है या कहां तक उचित है या कहां तक अनुचित है। क्लियर हुआ? चलिए, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं कि वास्तव में विकास क्या होता है। जब हम विकास को समझ लेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो विकास की बात करें, देखिए आप हैं, आपकी स्थिति में जब सुधार होता है, जो बेहतर बनती है, तो वही तो विकास होता है। अब वह कुछ भी हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से आपकी स्थिति में सुधार हो, मानव की स्थिति में सुधार हो, प्रकृति की स्थिति में सुधार हो, वही सुधार क्या कहलाता है? विकास। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सुधार कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। चलिए पारिभाषिक दृष्टि से हम विकास को देखते हैं। तो किसी भी समाज, देश या विश्व के कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो प्रकृति मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाए, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ये प्रकृति लिखा हुआ है तो क्या है? किसी भी समाज, देश, विश्व में कोई भी ऐसा सकारात्मक परिवर्तन जो प्रकृति और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाए, दोनों में क्या करे? उन्नति की ओर ले जाए, तो वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। किसी वस्तु को अधिक उन्नत और प्रगत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे भी हम विकास ही कहते हैं। कोई वस्तु है, मान लीजिए कि गेहूं है, यदि हम गेहूं को आटे में बदल दें और आटे को चपाती में बदल दें तो उसका क्या हो रहा है? उपयोग बढ़ रहा है। अब वो बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी मशीनों को बनाना पड़ेगा। पहले जो गेहूं को कूटा जाता था, हाथों से कूटा जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मशीनों के द्वारा चक्कियां बनाई गई जिससे गेहूं को कूट के आटा बनाया गया। फिर और बड़ी बड़ी मशीनें आई। तो इससे क्या हो रहा है? जो प्रगति है वो उन्नत हो रही है, कम समय में हम ज्यादा आटा निकाल पा रहे हैं। तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है विकास। हमारी जो प्रक्रिया है, जब हम पहले आदि मानव थे, जब हमने एक जगह स्थायी रूप से रहना शुरू नहीं किया था, उस समय की स्थिति देखिए और अभी की स्थिति देखिए। जब आप एक अच्छे खासे इंसान बन के उभर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, एक जगह बैठकर दूसरे जगह की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह के व्यक्ति को देख पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब विकास ही है। कि जब इंसान संकेतों का उपयोग करता था, भाषा नहीं जानता था, उस समय से धीरे धीरे एक ऐसी प्रक्रिया बदली कि इंसान बातचीत के साथ साथ नई नई तकनीकों का उपयोग करने लगा। उसकी जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ने लगीं, उसके कार्य करने का तरीका बदल गया। वो कैसा हो गया? उन्नत हो गया। वह कम समय में बहुत ज्यादा कार्य करने लगा। यही सब तो विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो यदि विकास की परिभाषा आ जाए तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के अधिक उन्नत और प्रगत बनने की जो प्रक्रिया है उसे भी विकास कहते हैं, या फिर किसी समाज, देश या विश्व में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो प्रकृति और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाए, वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकास के प्रकार की बात करें तो विकास कई प्रकार से होता है। जैसे कि आपका शारीरिक विकास होता है। मान लीजिए आप एक दुबले पतले इंसान हैं, लेकिन आपका शरीर अच्छा एक हष्ट पुष्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, आप अखाड़ा ज्वाइन कर लेते हैं,
दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं और अपने शरीर को हष्टपुष्ट बना लेते हैं, स्वस्थ बना लेते हैं, तो वो क्या हो रहा है? शारीरिक विकास हो रहा है। पहले दुबले पतले से हष्टपुष्ट शरीर का बन जाना। या फिर यदि हम प्राकृतिक रूप से अपने विकास की बात करें तो पहले व्यक्ति छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें धीरे धीरे दाढ़ी में बाल आने लगते हैं, शरीर थोड़ा बड़ा होने लगता है, लंबाई बढ़ जाती है, शरीर हष्टपुष्ट हो जाता है, उसमें थोड़ी ताकत और बढ़ जाती है। तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे शारीरिक विकास हो रहा है। बौद्धिक विकास, व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन होना। बचपन में आपकी सोचने समझने की क्षमता कुछ और होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है, वह बदलती जाती है। लेकिन उस तरीके से नहीं बदल पाता। यदि उनको कोई शिक्षा दे दी जाए, शिक्षा के माध्यम से उनकी बौद्धिक विकास की क्षमता को हम दोगुनी रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। तो व्यक्तियों को पढ़ाया क्यों जाता है? बौद्धिक विकास के लिए पढ़ाया जाता है ताकि उनमें निर्णय लेने की, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाए, दूसरों के साथ व्यवहार करने की क्षमता बढ़ जाए। तो ये जो सोचने समझने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता होती है, इसमें जो वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं? बौद्धिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास होता है। एक व्यक्ति पहले निचले तबके में रहता है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसकी कोई जान पहचान नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वह अच्छे कार्य करता है और पूरे समाज में एक प्रतिष्ठा बना लेता है, जिसमें उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति उसका आदर करने लगते हैं। तो वो क्या होती है? एक सामाजिक विकास होता है, समाज में उसका स्तर उठ रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। ऐसे होता है भावनात्मक विकास। भावनाओं की दृष्टि से आप कितने मजबूत हो रहे हैं? जब आप एक सिविल सेवक बनते हैं तो आपको कई स्तर पर निर्णय लेने होते हैं। आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसमें भावनात्मक दृष्टि से आपको सोचना पड़ता है, तो आप अपनी भावनाओं को कितने हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, कितने हद तक उनका सही उपयोग कर पाते हैं, वही सीखना क्या कहलाता है? भावनात्मक विकास कहलाता है। एक होता है नैतिक विकास। नैतिकता के साथ आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, अपने जीवन का संचालन किस तरीके से कर रहे हैं? क्या आप सही गलत, नैतिक अनैतिक के बीच अंतर कर पा रहे हैं? क्या आप किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं? क्या आपके मूल्यों में नैतिक मूल्यों का समावेशन है? तो यही सब यदि उसमें समाहित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? नैतिक विकास। याद करिए, आपके चौथे प्रश्न पत्र में नीति शास्त्र नामक एक विषय जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? वह आपके नैतिक विकास में वृद्धि करने के लिए, नैतिकता के विकास करने के लिए जोड़ा गया है, ताकि आप उसको पढ़कर अपनी नैतिकता में सुधार कर सकें। तो विकास कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है। शारीरिक रूप से यदि आपकी वृद्धि होती है तो शारीरिक विकास, बौद्धिक रूप से वृद्धि होती है तो बौद्धिक विकास, सामाजिक रूप से वृद्धि हो रही तो सामाजिक विकास, भावनात्मक रूप से सकारात्मक वृद्धि हो रही है तो भावनात्मक विकास, नैतिक रूप से यदि वृद्धि हो रही है तो नैतिक विकास। और भी इसके प्रकार होते हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में केवल भौतिक और आर्थिक विकास को ही महत्व दिया जाता है। लोगों ने सिर्फ इसको ही अपना लिया है। लोग अब ना तो नैतिक विकास को देखते हैं, ना शारीरिक विकास को देखते हैं, ना मानसिक विकास को देखते हैं, ना बौद्धिक विकास को देखते हैं, ना भावनात्मक विकास को देखते हैं। वह तो देखते हैं कि अधिक से अधिक धन संपदा को अर्जित कर लिया जाए। जब आपके पास बहुत ज्यादा धन संपदा होगी तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये लोगों की सोच हो गई है वर्तमान समय में। तो इससे क्या हो रहा है? लोग पैसों के माध्यम से भौतिक वस्तुओं को खरीदना ही अपना वास्तविक सुख समझने लगे हैं। आप याद करिए, आपने कुछ विचारक एथिक्स में पढ़े होंगे। तो एथिक्स में जब आप विचारक पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाते हैं आपको कि जो वास्तविक शांति होती है, जो वास्तविक शुभ होता है, जो अंतिम लक्ष्य होता है, वो शुभ की प्राप्ति होता है। शुभ क्या होता है? आनंद होता है। और आनंद वास्तविक रूप से क्या होता है? दूसरों की भलाई करना। जिस दूसरों की भलाई करने में जो आपको अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या होता है? अंतिम शुभ होता है। लेकिन वर्तमान समय में लोग क्या सोचते हैं कि हम अधिक से अधिक धन संपदा कर लें, धन संपदा को एकत्रित कर लें और उसके माध्यम से कोई भी भौतिक वस्तु का संग्रह कर लें, भौतिक वस्तु को खरीद लें, उसी में हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन वह वास्तव में आंतरिक सुख नहीं होता, वह क्या होता है? क्षणिक सुख होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर एथिक्स की ओर ले गए। एथिक्स की ओर नहीं ले जा रहा हूं, ये विषय थोड़ा सा ऐसा है, समझने वाला है। क्लियर है? तो वर्तमान समय क्या हो रहा है? भौतिकता का समय हो रहा है। लोग भौतिक वस्तु में ही अपना अंतिम सुख देख रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अधिक से अधिक हम धन का आग्रह कर लेंगे, अधिक से अधिक हम धन का संग्रह कर लेंगे, और जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होता जाएगा उसी से हमारे विकास की प्रक्रिया जुड़ जाएगी। तो वास्तविक रूप से आर्थिक विकास को ही अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्तमान समय में अपना लिया गया है।
और इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? इसके दुष्परिणाम है उपभोक्तावादी संस्कृति का बढ़ना। लोग उपभोग को बढ़ा रहे हैं, लोग भौतिकतावादी वस्तुओं को संग्रह करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इससे जो विकास की परिभाषा है, विकास का जो लक्ष्य है, दोनों ही बदल गए हैं। जो विकास था जिसमें व्यक्ति का आंतरिक, मानसिक, शारीरिक सब प्रकार से विकास करना था, वो सिर्फ और सिर्फ अब आर्थिक विकास से ही जुड़ गया है। विकास के नाम पर अब संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होने लगा है। लोग क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इससे प्रकृति को क्या क्षति होगी, इससे आने वाली हमारी पीढ़ी को क्या क्षति होगी, इससे मानवों को क्या क्षति होगी। व्यक्ति को तो सिर्फ क्या दिख रहा है? आर्थिक विकास करना दिख रहा है, अधिक से अधिक धन अर्जित करना दिख रहा है। वहीं प्रकृति को भी इससे क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। विकास की अंधी दौड़ में उपनिवेशवाद और दासता जैसी अवधारणाएं भी जन्म ले रही हैं, प्रस्तुत हो रही हैं। इससे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, दूसरे का शोषण कर रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में जो वर्कर काम करते हैं, उनसे उनकी क्षमता से अधिक काम कराया जाता है। जितना वेतन नहीं दिया जाता उससे ज्यादा उनसे परिश्रम कराया जाता है। ये क्या है? ये शोषणवादी प्रक्रिया ही तो है। यह क्यों कराई जाती है? इसलिए कराई जाती है कि हम कम धन खर्च करके अधिक से अधिक इनसे काम ले लें, और इससे होगा क्या? हमारे पास जो धन है उसका संग्रह बढ़ता जाएगा और हम और अमीर से और अमीर होते जाएंगे, और यही वास्तव में विकास हो जाएगा। तो ये विकास का क्या है? एक सूक्ष्मतम पहलू है जिसे वर्तमान मानव ने वास्तविक विकास समझ लिया है। वास्तव में वास्तविक विकास क्या है? व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक विकास ही क्या है? व्यक्ति का विकास कहलाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का विकास करना है तो सिर्फ आर्थिक तौर पर उसे सक्षम मत बनाओ। इसी अवधारणा को पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया गया था। सोचा गया था कि यदि व्यक्ति का आर्थिक विकास कर दिया जाएगा, यदि व्यक्ति के पास पैसे आने लगेंगे, तो व्यक्ति की जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आर्थिक विकास हुआ लेकिन कुछ लोगों का हुआ। इससे गरीबी और गरीब होते गए और अमीर होते गए, और इससे गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई बन गई। ना तो इससे शिक्षा का विकास हुआ, ना तो इससे स्वास्थ्य का विकास हुआ, ना ही इससे गरीबी हटी और ना ही इससे बेरोजगारी घटी। तो हमें विकास के जो सार्थक पहलू है उसे समझना होगा कि विकास कहलाता क्या है, और विकास का पर वास्तव में पर्यावरण, वास्तव में जो विज्ञान है उसका प्रभाव पड़ क्या रहा है मानव पर। जो विकास धीरे धीरे हम विज्ञान के माध्यम से हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो विकास की अवधारणा समझ में आई कि विकास वास्तव में है क्या। लेकिन सिर्फ आप देख रहे होंगे कि सर तो नकारात्मक नकारात्मक बता रहे हैं, तो क्या विकास वर्तमान समय में नकारात्मक दृष्टि से ही चल रहा है? नहीं चल रहा है। विकास नकारात्मक दृष्टि तो है, लेकिन आप देखेंगे कि पहले जब मानव आदि मानव का जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय से लेकर धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार किया, स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया, कृषि करना प्रारंभ किया। फिर कृषि करने के साथ साथ मुद्राओं का निर्माण किया, मुद्राओं के साथ लेन देन का निर्माण किया। धीरे धीरे रहन सहन में परिवर्तन हुआ, बोलचाल में परिवर्तन हुआ, और अब उसके जो रहने का तरीका है, जो जीवन व्यतीत करने का तरीका है, वो बहुत ही परिवर्तित हो गया है। तो यह भी क्या है? एक विकास का सकारात्मक पहलू है। जहां पर मानव खाद्य संग्राहक की जिंदगी व्यतीत करता था, वहां पर अब एक स्थायी निवासी के रूप में रहकर अच्छे एक प्रतिष्ठित मानव के रूप में जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तो ये क्या है? इसका सकारात्मक पहलू है। तो विकास समझ में आया। विकास का वास्तविक रूप क्या है? व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक और स्वास्थ्य के रूप में विकास। सिर्फ आर्थिक विकास ही विकास नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि विकास साध्य नहीं है अपितु साधन है। अर्थात विकास करना अंतिम लक्ष्य नहीं है। विकास तो एक साधन है जो आपको हर बार एक उन्नति की ओर ले जाएगा, आप में सुधार करके आपको पिछले स्तर से आगे और बेहतर स्तर पर ले जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि विकास साध्य ना होकर साधन मात्र है। क्लियर हुआ? चलिए हम समझ लेते हैं कि मानव जीवन पर विकास के क्या प्रभाव हो रहे हैं। विकास किससे जुड़ा हुआ है? साइंस से जुड़ा हुआ है, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मानव जीवन पर विकास के दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं और नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं।
अब इन सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को हम बहुत सारे क्षेत्रों में देखेंगे कि आखिर पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, मानसिकता पर क्या प्रभाव है, संचार पर क्या प्रभाव, और भी विभिन्न क्षेत्र हैं जिन पर हम इसके प्रभाव को देखेंगे। और इन सभी से जुड़ा है मानव पर प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव, क्योंकि पर्यावरण सही रहेगा तभी तो मानव के स्वास्थ्य भी सही रहेगा। यदि पर्यावरण में कुछ हलचल होती है, पर्यावरणीय घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो मानव का स्वास्थ्य भी क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है। यदि हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण पर विकास के क्या प्रभाव पड़े। विकास से मानव ने पर्यावरणीय संगठनों को समझा है। जब व्यक्ति का मानसिक विकास हुआ, व्यक्ति ने तकनीकी का उपयोग किया, पढ़ना लिखना सीखा, तो उसने पर्यावरण के संगठनों का अध्ययन किया। उसे समझ में आया कि पर्यावरण का संगठन किस तरीके से बना हुआ है, किन किन तत्वों से मिलकर ये बना हुआ है। इससे मानव को यह भी ज्ञान हुआ कि किसी चीज में यदि हम छेड़खानी करते हैं तो उससे पूरा पर्यावरण नष्ट हो सकता है, पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, और उसी के एक भाग के रूप में मानव भी रहता है। और यदि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो उससे मानव पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इससे लोगों ने पर्यावरण को समझा, और पर्यावरण को समझने के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति भी कार्य किए। बहुत सारे पेड़ लगाए। समझ लिया व्यक्ति ने कि पेड़ हैं तो हम हैं, और हम हैं तो पेड़ हैं, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की प्रकृति को जन्म दिया। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। विकास ने प्रदूषण को बढ़ाकर पर्यावरण को दूषित किया। विकास के माध्यम से हमने बहुत सारे उद्योगों को बनाया, बहुत सारे उद्योगों को खोला। उद्योगों से निकलने वाले विषैले तत्वों से पर्यावरण प्रदूषित हुआ, विषैली गैसों से वायुमंडल प्रदूषित हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ। उसी तरीके से विभिन्न जो उद्योग हैं उनसे निकलने वाले मलमूत्र से नदियां भी प्रदूषित हो गईं। बहुत सारी जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र हो रही थी। बहुत तीव्र होने से हमने जंगलों को काटा, पेड़ों को काटा, और उससे बड़े बड़े कंक्रीट वाले महलों या घरों को बना के शहरों को बसा दिया। तो इससे हो क्या रहा था कि जो पर्यावरण में जंगल वाला जो प्रकृति थी वह अब कंक्रीट जंगल में बदलती जा रही थी, जिससे पर्यावरण प्रदूषित भी हो रहा था। तो एक और तो विकास ने पर्यावरण की समझ हमारे अंदर विकसित की, लेकिन दूसरी ओर उसी विकास ने पर्यावरण को दूषित करने की प्रक्रिया को भी जन्म दिया। मानसिकता की बात करें तो विकास के साथ जब हमने पढ़ना लिखना सीखा, हमने प्रकृति को समझना सीखा, इंसानों को समझना सीखा, तो हम समझ गए कि जो भी अभी समाज में अंधविश्वास चलते हैं, वो अंधविश्वास क्या है, एक झूठी प्रकृति है, झूठे तथ्य हैं जिन्हें हम अपना लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, अंधविश्वासों में कमी आई, और जो तार्किकता है, क्या है, तार्किकता का विकास हुआ। लोग सोचने समझने लगे, तार्किकता के आधार पर बात करने लगे, तर्क पर बात करने लगे, शोध पर बात करने लगे, जिससे नवीन नवीन प्रकृतियों का जन्म हुआ। जो भी व्यक्ति झूठे ढकोसलों में लोगों को बरगला लेते थे, वह बरगलाना अब धीरे धीरे बंद हो गया। लोग जागरूक हो गए अपने प्रति, एक अच्छी मानसिकता का विकास हुआ, जिससे जो धर्म के प्रति धार्मिक कट्टरता की भावना जगाई जाती थी, वह धार्मिक कट्टरता की भावना अब धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। मानसिकता पर इस तरीके से प्रभाव हुआ कि व्यक्ति जो जात पात में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, वो अब धीरे धीरे जात पात छुआछूत को कम मानने लगे। इससे क्या हो रहा, मानसिकता का डेवलप हो रहा। लेकिन इससे मानव व्यक्तिवाद और वस्तुवादी बनकर रह गया। व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने लगा और अपना ही भला सोचने लगा, दूसरे के भले से उसे मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्तियों ने आर्थिक विकास को ही विकास का वास्तविक रूप समझ लिया। वह भूल गया कि जो मानसिक विकास है, आर्थिक विकास, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, पारिवारिक विकास है, भावनात्मक विकास है, यह भी विकास के एक रूप हैं। वह सिर्फ आर्थिक विकास को ही महत्वता देने लगा, और व्यक्तिवादी, जो मानव व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी सोच को बढ़ावा देने लगा और वस्तुवादी बनकर ही रह गया। संचार साधनों का विकास हुआ, परस्पर जुड़ाव बढ़ा तथा वैश्विक गांव की परिकल्पना सिद्ध हुई। विकास, नवीन तकनीकी का जैसे ही विकास हुआ तो उससे क्या हुआ, संचार माध्यम का विकास हुआ। लोग एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से बहुत आसानी से बात करने लगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, बहुत सारे इंटरनेट, इन सभी का आविष्कार हुआ, जिससे व्यक्ति की जो सोच है वह और विस्तृत हो गई। साथ ही साथ उसे दुनिया में घटित होने वाली कोई भी जानकारी है वह घर बैठे ही प्राप्त होने लगी। लेकिन इससे ही जो फेक फ्रेंड है, इसकी अवधारणा ने जन्म लिया। फेक फ्रेंड क्या होते हैं? एक होते हैं वास्तविक दोस्त, जो हम मिलते हैं, उनको समझते हैं, वो हमें समझते हैं और हमारी दोस्ती बन जाती है। लेकिन फेसबुक के माध्यम से ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं, बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट की और दोस्त बन गए।
तो एक फेक फ्रेंड की जो चलन है वह बढ़ गया। लोग लड़कियों की आईडी बनाकर दोस्त बनाने लगे, लड़कियां लड़कों की आईडी बनाकर दोस्त बनाने लगी। तो एक जो गलत दोस्ती का एक नजरिया है वह प्रचलन में आ गया। समय का अत्यधिक दुरुपयोग बढ़ने लगा। अब जैसे ही संचार माध्यम का विकास हुआ तो लोग अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया पर गंवाने लगे, अधिक से अधिक वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गंवाने लगे, जिससे जो उसका समय था वह विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगना था, वह अब किस में लग गया, वह अब समय बर्बाद करने में लग गया। विभिन्न गेमों को खेलने में व्यक्ति समय बर्बाद करने लगा। ऐसे ही नेट जो यूटिलिटी है उसका मुद्दा सामने आया। नेट का सही तरीके से जो उपयोग है वह व्यक्ति सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। जो उद्देश्य उसका है वह उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा था। अपराध के क्षेत्र में देखें तो विज्ञान से जो विकास हुए हैं उससे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने अपराधियों को पकड़ने में सहायता की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के शरीर के कुछ भी अवशेषों को प्राप्त करके, चाहे उसका बाल हो, नाखून हो या फिर स्किन हो, कुछ भी यदि हमें प्राप्त होता है तो उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि यह अपराध किसके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ कुछ भूमि से संबंधित विवाद हो जाते थे। मान लीजिए जो वैध संतान है उसका प्रश्न सामने आ जाता था, तो उस वैध संतान के आखिर वास्तविक माता पिता कौन है उसकी जान पहचान भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से कर सकते थे। तो इससे क्या हो रहा था, समाज में जो अपराधी थे वो जो बचकर निकल जाते थे अब उन्हें पकड़ना आसान हो गया था। लेकिन इसी तरीके से जो तकनीकी ने विकास किया उस विकास के माध्यम से साइबर अपराधों को जन्म दिया। इससे साइबर अपराध होने लगे, लोग कंप्यूटर का उपयोग ज्यादा करने लगे। अब जो अपराध अभी वास्तविक तौर पर भौतिक दुनिया में होते थे वह अब इंटरनेट के माध्यम से होने लगे। इससे न्यूड पिक्चर डाउनलोड होने लगी, कुछ मूवियां हैं वो व्यक्तियों के सामने पहुंचने लगी, जिससे क्या हो रहा था, एक असभ्य संस्कृति जन्म लेती जा रही थी। लोगों के जो पर्सनल डेटा हैं उनको हैक करके किसी और द्वारा प्राप्त कर लिया जाता था, ब्लैकमेलिंग वगैरह ऐसी समस्याएं सामने आती थी। तो ये क्या हो रहा था, साइबर अपराध को जन्म भी दे रही थी। खान पान की बात करें तो खान पान से संतुलित आहार का विकास हुआ। अब लोगों में इस तरीके का विकास हो गया कि उनको पता है कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीजें आवश्यक हैं और कौन सी नहीं है, कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की, कितनी मात्रा में विटामिन की। व्यक्ति के सकारात्मक विकास के साथ उसका मानसिक विकास भी, और मानसिक विकास से उसने अपने शरीर के लिए आवश्यक तत्वों की जानकारी हासिल कर ली। लेकिन नकारात्मक परिवर्तन देखें तो इसमें भोजन विषाक्तता को बढ़ावा मिला, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित किया। भोजन विषाक्तता, अब जो सब्जियां वगैरह मार्केट में आने लगी वह अब केमिकल के द्वारा पकाई जाने लगी, जिससे क्या होने लगा, जो भोजन शुद्ध रूप में इंसानों को मिलता था वह विकास की प्रक्रिया के साथ नवीन नवीन केमिकल का उपयोग करके विषाक्त भोजन के रूप में परिवर्तित हो गए। साथ ही साथ लोगों ने खाद्य श्रृंखला को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। लोग मांसाहारी हो गए और किसी एक जीव जंतु के पीछे ज्यादा पड़ गए और उन्होंने उसको जड़ से ही खत्म करने के पीछे पड़ गए, और उससे क्या हो गया, जो खाद्य श्रृंखला होती थी वह प्रभावी हुई। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता में क्लोनिंग, ऊतक संवर्धन, ये ऐसी तकनीकी थी जिनका विकास करके व्यक्तियों ने जो विलुप्त हो रही प्रजाति थी या विलुप्त हो चुकी थी प्रजाति, उन्हें फिर से धरती पर वापस लाया। तो इससे क्या हो रहा था, जो खाद्य श्रृंखला समाप्त हो रही थी उसको बनाने का तो प्रयास किया, साथ ही साथ जो जीव अस्तित्व खत्म कर चुके थे या जिन जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया था उन्हें हमने फिर से अस्तित्व में ला लिया। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी हुआ। मानव विकास को बढ़ावा मिला जिससे जैव विविधता पर संकट बढ़ा। मानव ने वन विकास को बढ़ावा मिला। वन क्या हो रहा था, वन विकास को बढ़ावा मिल रहा था। अब इस तरह की कुछ ऐसी प्रजाति भी आ रही थी जिससे क्या हो रहा था, जैव विविधता को संकट बन रहा था। वह दूसरी प्रजाति पर ज्यादा हमला कर रही थी और जिससे भी जैव विविधता पर संकट बन रहा था। सामाजिक जीवन की बात करें तो भेदभाव की समाप्ति एवं समानता का उद्भव हुआ। सीधी बात, जब मानसिकता का आपका विकास हो जाएगा तो व्यक्ति को समझने लगेगा वह जात पात होती है या फिर इसके अलावा जो छुआछूत होता है, इनकी भावनाओं को त्याग देते हैं और एक साथ रहकर एक साथ भोजन करते हैं और एक साथ रहने की प्रकृति को जन्म दे देते हैं। लेकिन विकास के साथ ही संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ और नैतिकता का पतन हुआ। अब व्यक्ति खुद के विकास को ही महत्वता देने लगा, संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा, लोग छोटे छोटे परिवारों में रहने लगे और नैतिकता का पतन हो गया। व्यक्ति सिर्फ आर्थिकता को महत्व देने लगे, ना तो बुजुर्ग को समझ रहे थे ना ही बच्चों को समझ रहे थे। तो इससे क्या हो रहा है, सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में आपको दिखाई दे रहे होंगे।
राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन में जनता में राजनीतिक विचारधारा का विकास हुआ और स्वयं के हक के प्रति जागरूकता बढ़ी। व्यक्ति समझने लगा कि आखिर वास्तविक हमारे हक हैं क्या, हमारी वोट का महत्व क्या है, सरकार किस तरीके से संचालित होती है, किस तरीके से बनती है और हमारे अधिकार हैं क्या, क्या हम इस सरकार को वापस बुला सकते हैं, राइट टू रिकॉल क्या होता है, राइट टू रिजेक्ट क्या होता है। इन सभी की जानकारी अब लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों के मौलिक अधिकार क्या हैं, इनकी जानकारी लोगों को होने लगी, जिससे लोगों की रुचि राजनीतिक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी राजनीतिक क्षेत्र में पड़ा कि राजनीति के जो मुख्य मुद्दे थे, राजनीति उससे भटक गई। जो वास्तविक राजनीतिक मुद्दे होते थे, जैसे कि मान लीजिए गरीबी, बेरोजगारी, ये जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनसे भटक कर अब राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म कमाने का पैसा या गुंडागर्दी करने का एक पेशा बनकर रह गया। आर्थिक जीवन की बात करें तो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ आय में भी वृद्धि हुई। क्या हुआ, आर्थिक विकास के साथ जैसे ही व्यक्ति का विकास में आर्थिक विकास आता है तो उसमें उत्पादन में वृद्धि हुई। विभिन्न उद्योगों के माध्यम से हमने बहुत सारे उत्पादों को बनाया, उनको मार्केट में बेचा, इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई, साथ ही साथ आय में भी वृद्धि हुई। लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई बेरोजगारी की, क्योंकि अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए हमने नवीन तकनीकी का उपयोग करके बहुत सारी मशीनों का निर्माण किया, बहुत सारी मशीनें बनाई और मशीनों के कारण एक मशीन 1000 व्यक्तियों का काम कम समय में करने लगी, जिससे लोग बेरोजगार होते गए और समाज में बेरोजगारी का स्तर बढ़ता गया। सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो पूर्व की संस्कृतियों का ज्ञान हमें होने लगा। हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान सभ्यता का ज्ञान हो गया, मेसोपोटामिया सभ्यता से लेकर चीनी सभ्यता तक का ज्ञान हो गया। तो प्राचीन सभ्यता किस तरीके से कार्य करती थी, किस तरीके से रहती थी, किस तरीके से डेवलप हुई, उन सभी का हमें नॉलेज हुआ। लेकिन इसका विकास का नकारात्मक परिवर्तन सभ्यता पर, सांस्कृतिक जीवन पर क्या पड़ा कि उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, परिणाम स्वरूप पूर्वी की संस्कृति का ह्रास हुआ। जो पहले संस्कृति होती थी जिसमें मानव कल्याण मुख्य केंद्र बिंदु में रखा जाता था, अब वह मानव कल्याण न रहकर उसका केंद्र बिंदु क्या बन गया, उपभोक्तावाद बन गया। उपभोक्तावादी संस्कृति को लोग जन्म देने लगे। तो इससे हो क्या रहा था, जो विकास हो रहा था विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से, उसका प्रभाव मानव के विभिन्न पक्षों पर सकारात्मक भी पड़ा और नकारात्मक भी पड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें विकास की अंधी दौड़ के स्थान पर सतत विकास की अवधारणा को अपनाना चाहिए। सतत विकास क्या होता है, इस तरीके का विकास होता है जिसमें हम वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, वर्तमान की आवश्यकताएं जो हैं उनको तो उपयोग करते हैं, उनको तो पूर्ण करते हैं, लेकिन वर्तमान जो आने वाला है, भविष्य की संभावनाओं को भी हम ध्यान में रखते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भी संसाधन खत्म ना हो जाएं, उनके लिए भी बचे रहें, उनके उपयोग के लिए भी वो बचे रहें, उन्हें ध्यान में रखकर हमें उनका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम विकास करते हैं तो वह विकास आगे चलकर एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ेगा, वह वरदान के रूप में आगे बढ़ेगा, ना कि अभिशाप के रूप में। तो समझ में आया विकास क्या था और विकास के प्रभाव कैसे पड़ रहे थे। और ध्यान रखिए, जो भी विकास है वो किसके माध्यम से हुआ है, तकनीकी के माध्यम से हुआ है। धीरे धीरे हमने तकनीकी का जिस तरीके से विकास किया है, उस तकनीकी के विकास के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विकास हुआ है और उसके विभिन्न पक्षों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभाव पड़ा है। तो आपके सिलेबस में यही है कि जो विकास है उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, तो आपको विकास समझाना है और ये प्रभाव को लिखना है। बात कर लेते हैं स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। दूसरा टॉपिक है हमारा, इसमें सीधा पूछा है कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं क्या हैं। लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं जो हैं उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्या है। स्वदेशी, जो स्वदेश के संसाधनों का उपयोग कर निर्मित की जाती है, वही क्या कहलाती है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी कहलाती है। अर्थात ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको बनाने में हमने किसी की सहायता नहीं ली, हमारे पास जो संसाधन थे, हमारे पास जो ज्ञान था, उसी का उपयोग करते हुए हमने हमारे यहां पर ही उस तकनीकी को डेवलप किया हो, ऐसी तकनीकी स्वदेशी तकनीकी या फिर स्वदेशी प्रौद्योगिकी कहलाती है। घरेलू स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से निर्मित या विकसित की गई प्रौद्योगिकी स्वदेशी प्रौद्योगिकी कहलाती है। यह घरेलू ज्ञान, घरेलू सामग्री एवं घरेलू स्तर पर निर्माण पर आधारित होती है। अर्थात घरेलू स्तर पर ही इसका निर्माण किया जाता है, घरेलू ज्ञान और घरेलू सामग्री का इसमें उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे तेजस जो विमान बनाया गया था भारत में ही निर्मित था। चंद्रयान मिशन पूर्णतः स्वदेशी मिशन था, इसमें जितनी भी तकनीकी है, जितने भी संसाधन हैं, जो भी हैं वो भारत के ही हैं। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर शक्ति आदि।
विशेषताओं की बात करें कि स्वदेशी तकनीकी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, सबसे पहले तो यह है स्थानीय ज्ञान एवं परंपरा पर आधारित होती हैं, अर्थात हमारे जो देश है यहाँ के ज्ञान पर ही आधारित होती हैं, साथ ही साथ हमारी परंपराओं पर आधारित होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वतः स्थानांतरित होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो योग विद्या में बहुत ही महारत हासिल किए हुए थे, तो धीरे धीरे वो योग विद्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही चली जाती है। ऐसे ही आयुर्वेद का ज्ञान आप देख लीजिए, आयुर्वेद का ज्ञान भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी धीरे धीरे संचरित होता रहता है। ऐसी स्वदेशी तकनीकी होती है, यह भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वतः स्थानांतरित होती रहती है। इससे राष्ट्र के सम्मान में वृद्धि करने वाला आंतरिक मूल्य निहित होता है। जब हम स्वदेशी तकनीकी से किसी चीज का निर्माण करते हैं तो इससे क्या होता है, राष्ट्र के सम्मान में वृद्धि होने वाला आंतरिक मूल्य निहित हो जाता है और दूसरे देश भी देखने लगते हैं कि यह देश किस तरीके से विकास कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि चीन हर चीज में लिखता है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, हर चीज को वह अपने यहां पर बनाकर तैयार करता है। तो इससे एक मन में लगता है कि पूरे मार्केट में यदि किसी का कंट्रोल है तो किसका है, चाइना का है। उसी तरीके से यदि हमारा मेड इन इंडिया हो जाए, जिसके लिए बहुत सारी सरकार ने योजनाएं भी चलाई हैं, यदि हम हर तकनीकी को स्वदेशी स्तर पर तैयार करने लगें, हमारे यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके उनको तैयार करने लगें, तो इससे जो राष्ट्र की भावना है वह भी क्या होगी, बढ़ेगी, उसको भी सम्मान प्राप्त होगा। यह सामान्यतः पर्यावरण हितैषी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं होता है या फिर इस तरीके के संसाधनों का हम उपयोग नहीं करते जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। आधुनिक आविष्कार हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। जो स्वदेशी तकनीकी है यह आने वाली पीढ़ी को भी क्या करती है, प्रेरणा देती है कि यदि हम सही तरीके से कार्य करें तो हमारे यहाँ उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही हम बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण कर सकते हैं। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये इसकी क्या थे, यह इसकी विशेषताएं थी। अब बात कर लेते हैं स्वदेशी तकनीकी के लाभ क्या हैं। तो ये जो तकनीकी होती है स्वदेशी, कैसी होती है, सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें किसी दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, दूसरे देशों से संसाधन नहीं मंगाना पड़ता है। हमारे पास जो उपलब्ध है हम उसी का उपयोग करके इस तकनीकी को डेवलप कर पाते हैं। पूर्वजों के ज्ञान को सार्थक एवं सारगर्भित बनाती है। यह कैसे बनाई जाती है? तो यह बनती है पूर्वजों के ज्ञान से। तो पूर्वजों का ज्ञान क्या होता है, इससे सार्थकता प्रतीत करता है। जो धीरे धीरे जिस पर धूल पड़ती जा रही थी, जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, वह वास्तव में अब वास्तविक समय में उपयोग में लाई जाती है, जिससे उस धूल को हटाकर उसे केंद्र बिंदु में लाया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायता होती है। आर्थिक और सामाजिक विकास, क्योंकि जो स्वदेशी तकनीकी है उसका उपयोग हम स्वदेशी स्तर पर ही करते हैं, तो इससे हमारा आर्थिक विकास भी होता है और हमारा सामाजिक विकास भी होता है। विदेशी मुद्रा भंडार की बचत के साथ साथ उसमें वृद्धि में भी सहायक है। जब हम स्वदेशी तकनीकी से किसी चीज का निर्माण करते हैं तो हमें उसके पार्ट किसी विदेशों से नहीं मंगाने होते। मान लीजिए आपको कोई मशीन तैयार करना है और उसके जो पार्ट है हमारे यहाँ नहीं मिल रहे, हमें विदेश से मंगाने हैं, तो विदेश में हमारी देसी मुद्रा तो चलेगी नहीं। वहां पर यदि हमें पे करना है उसके लिए तो हमें क्या है, विदेशी मुद्रा में करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडारण है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन यदि हम स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से विभिन्न मशीनों को निर्मित कर लेते हैं तो हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं दूसरे देशों में, और जब दूसरे देश हमारी तकनीक को खरीदेंगे तो वह हमें जो पैसे देंगे, जो मुद्रा देंगे, वो किस में देंगे, विदेशी मुद्रा में देंगे, जिससे हमारे यहां विदेशी मुद्रा का भंडारण भी बढ़ता जाएगा। अन्य समूहों पर निर्भरता को कम करती है। जो अन्य समूह हैं, अन्य देश हैं, उन पर निर्भरता हमारी कम हो जाती है स्वदेशी तकनीकी के विकास से। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में सहायक होती है। जब भी चाहें हम जिस तरीके से चाहें उस तकनीकी में परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके संसाधन, उसकी तकनीकी, उसका ज्ञान हमारा देशीय होता है। पेटेंट ट्रिप्स जैसी चुनौतियों का समाधान करती हैं। अब जो पेटेंट होते हैं, जो ट्रिप्स होते हैं, जो ट्रिम्स होती हैं, ये जो व्यापार के लिए नियम बनाती हैं या फिर जो प्रौद्योगिकी को एक प्रकार से सीमित कर देती हैं, तो इनकी चुनौतियों से भी क्या हो जाती है, हमें मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी तकनीकी देशीय तरीके की होती है। कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के साथ देश के सतत एवं तीव्र विकास में भी यह सहायक होती है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, वास्तविक क्वेश्चन ये है। हमने स्वदेशी प्रौद्योगिकी समझा, हमने समझा कि जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है उसकी लाभ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब इसकी हम कुछ सीमाएं देख लेते हैं कि आखिर सीमाएं क्या हैं, क्यों यह इतने जल्दी डेवलप नहीं हो पा रही है, क्यों हमारा देश स्वदेशी तकनीकी में इतना पिछड़ा हुआ है। समझ लेते हैं इसको।
तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भरपूर विकास करने के बाद भी व्यावसायिक जीवन में भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का वांछित उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारी सीमाएं हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे की कमी है। कोई भी चीज होती है, उस चीज के लिए जो आधारभूत संरचना होती है, जो बुनियादी ढांचा होता है, वह महत्वपूर्ण होता है, और यही बुनियादी ढांचा भारत में कम है, इस ढांचे की कमी है। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसंधान केंद्रों की कमी है। भारत में जो तकनीकी रूप से शिक्षा देने वाले संस्थान हैं, आप देखेंगे विश्व की जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे तकनीकी के माध्यम की हो चाहे कोई भी हो, उनमें भारत की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ पर जो तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, ना तो उनका सही तरीके से विकास हो पा रहा है, और ना ही ऐसे अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हो पा रही है जो इस तकनीकी को बढ़ावा दें। यहाँ पर उन्नत प्रयोगशालाओं का अभाव है। भारत में उन्नत प्रयोगशाला नहीं है। लोगों के लिए, यदि कुछ वैज्ञानिक हैं, यदि उनको प्रयोग करना है, तो उनके लिए सही तरीके की, उन्नत तरीके की, तकनीकी से लैस जो प्रयोगशालाएं, उनकी कमी बनी रहती है। इसी तरीके से गुणवत्ता संबंधी चुनौती है। भारत में निर्मित स्वदेशी उत्पाद पर्याप्त शोध एवं अनुसंधान न होने के कारण गुणात्मक रूप से प्रभावी नहीं होते। बहुत अच्छा उदाहरण आप देख लीजिए माइक्रोमैक्स मोबाइल का। अभी धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। माइक्रोमैक्स इंडिया की कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है, लेकिन आप देखेंगे चाइना के मोबाइल क्या होते हैं? एक तो सस्ते होते हैं, सस्ते होने के साथ साथ तकनीकी रूप में वो क्या होते हैं? सुदृढ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर शोध और अनुसंधान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप चाहे MI का फोन देखें, चाहे आप रियलमी का फोन देखें, चाहे आप OnePlus का फोन देखें, तो वह जो मोबाइल फोन होते हैं वह तकनीकी स्तर से बहुत सुदृढ़ होते हैं। लेकिन हमारा माइक्रोमैक्स रेट में ज्यादा होता है, और रेट में ज्यादा होने के साथ साथ तकनीकी पर खरा नहीं उतर पाता, जिससे लोगों का विश्वास स्वदेशी तकनीकी पर कम बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाना, तो प्रतिस्पर्धा में भी इसी कारण से पिछड़ जाता है, डंपिंग। अब चीन क्या करता है? मान लीजिए चाइना है, चाइना अपने यहां पर मान लीजिए मोबाइलों का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है और उनकी खपत बहुत कम हो पाती है, तो वह उस मोबाइलों को सस्ती कीमत पर अपने देश में ना बेचकर दूसरे देशों में बेच देता है। इससे क्या होता है? मान लीजिए मोबाइल जो कंपनियां हैं, जो विदेशी मोबाइल कंपनियां हैं, वो हमारे देश में आकर सस्ते दामों पर अच्छी मोबाइल दे जाते हैं, अच्छी तकनीकी वाले मोबाइल दे जाते हैं। और जो हमारी स्वदेशी तकनीकी से निर्मित जो मोबाइल होते हैं, वह थोड़े से कॉस्टली होते हैं और उस तरीके की सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाते जो विदेशी कंपनियां कर देती हैं। इस कारण से हमारी जो यहां की तकनीकी होती हैं, वह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती हैं। उन्नतीकरण की धीमी रफ्तार। 1983 में IGMDP प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, किंतु अब तक भारत द्वारा सिर्फ 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 का ही विकास कर पाई है। मतलब हमारी जो विकास की प्रक्रिया है बहुत धीमी है। हम किसी भी तरीके से, हमारे यहाँ तकनीकी तो है, लेकिन हम उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ संरचनात्मक भी चुनौती है। हाल ही में इसरो ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अधोसंरचना ना होने के कारण संगठन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ जो अधोसंरचना है इलेक्ट्रॉनिक, उसकी बहुत ज्यादा कमी है और इसी का नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, जिससे स्वदेशी तकनीकी पिछड़ती हुई चली जा रही है। ई अपशिष्ट उत्पादन की समस्या। ई अपशिष्ट, अब जो ई अपशिष्ट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो डिवाइसेस होती हैं, अब वो अपशिष्ट में, मतलब उनका उपयोग करना जब व्यक्ति बंद कर देता है, जैसे ही नई तकनीकी आती है तो पुरानी तकनीकी का उपयोग करना लोग बंद कर देते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके की तकनीकी नहीं है कि हम ई अपशिष्ट का पुनः उत्पादन कर सकें या उनका पुनः उपयोग में ला सकें। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग से ई अपशिष्ट का भी उत्पादन होता है, जिसका प्रबंधन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। अंतरिक्ष तकनीकी की सीमाएं। भारी उपग्रहों के लिए भारत आज भी विकसित देशों पर ही निर्भर है। हमें भारी उपग्रहों को विदेशों से ही मंगाना पड़ता है और इस कारण से भी हम उन पर डिपेंड रहते हैं। स्वदेशी तकनीकी की स्वास्थ्य तकनीकी की सीमाएं। स्वास्थ्य में क्या है? भले ही भारत स्वास्थ्य पर्यटन के नाम से जाना जाता है, परंतु आज भी हम मेडिकल उपकरण हैं, जो महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरण होते हैं, जैसे सर्जिकल हो गया, एक्सरे मशीन हो गई, PPT किट हो गई, इनके लिए भी हम विदेशों पर ही निर्भर हैं। दूसरे देशों से ही हमें ये मंगाने पड़ते हैं। अभी हाल ही की स्थिति आप देख रहे होंगे, हाल ही में जब कोरोना वायरस जो अस्तित्व में आया था, तो इसके लिए हमारे यहाँ PPT किट बहुत कमजोर पड़ गई थी, बहुत कम बची हुई थी, तो हमें विदेशों से उन्हें मंगाना पड़ा था। वैसे ही यदि हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन भारत में बनना बहुत बाद में प्रारंभ हुई थी, विश्व में इसका निर्माण बहुत जल्दी हो गया था। हमें वैक्सीन के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा था।
तो इससे क्या है, स्वास्थ्य तकनीकी में भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अन्य सीमाएं देखें तो रक्षा तकनीक की समस्या, रक्षा तकनीकी में भी आप देखेंगे तो हम सही तरीके के जो युद्ध टैंक हैं उनका निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आज भी हम रूस या अन्य देशों पर निर्भर हैं। उनके जो रिजेक्ट या उनके जो यूज़ किए हुए जो उपकरण होते हैं, जो युद्ध उपकरण होते हैं, उन्हें हम मंगाते हैं और उपयोग करते हैं। बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता का अभाव, हमारे यहाँ बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता का अभाव है, जिस कारण पेटेंट जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो इस तरीके से ये जो तकनीकी है, इसकी सीमाएं, स्वदेशी तकनीकी है, इसकी सीमाएं सामने आती हैं। तो इस तरीके से यदि 11 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप 11 नंबर में इस प्रश्न को पूर्ण तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है रिमोट सेंसिंग का इतिहास। देखिए, रिमोट सेंसिंग को मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिमोट सेंसिंग के विषय में कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है ये तो मैं बता देता हूं, लेकिन रिमोट सेंसिंग के विषय में कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके उपकरण होते हैं, क्या इसके लाभ होते हैं, भारत के कौन कौन से रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं जो कार्य कर रहे हैं, या इसका विकास किस तरीके से हुआ है, ये हम फर्स्ट पेपर में खंड बा भूगोल के अंतर्गत 5वीं यूनिट के अंतर्गत डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिमोट सेंसिंग का इतिहास और भारत में रिमोट सेंसिंग, ये दो टॉपिक आपके थर्ड पेपर में जोड़े गए हैं। तो इससे संबंधित डेटा को हम समझ लेते हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। देखिए, क्या होता है, दूरस्थ स्थित व्यक्ति द्वारा किसी दूरस्थ स्थित वस्तु की जानकारी प्राप्त कर लेना, ये क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग। तो कुछ इसके लिए युक्तियां होंगी, उन युक्तियों की सहायता से हम दूर स्थित डेटा को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अर्थात रिमोट के माध्यम से हम सेंसर का उपयोग करते हुए हम अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को बदल सकें या चीज़ों के अनुसार कार्य करा सकें या उसके डेटा को प्राप्त कर सकें, यही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो इसके माध्यम, इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे उपग्रह होते हैं जो भूस्थितिक कक्षा में स्थित होते हैं, और वो क्या करते हैं, पृथ्वी से डेटा को संग्रह करते हैं, फिर उनको फिर स्टोर केंद्र होते हैं वहां पर भेजते हैं, फिर उन्हें सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है और फिर उन डेटा को हमारे पास पहुंचाया जाता है। इनका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, जैसे कहीं आपदा आ जाती है या कृषि वाले क्षेत्रों को देखना होता है या मौसम को देखना होता है। तो इस तरीके से पृथ्वी पर नज़र बनाए रखने के लिए जो रिमोट सेंसिंग होता है, रिमोट सेंसिंग तकनीकी होता है, उसका उपयोग किया जाता है। यदि हम रिमोट सेंसिंग के विकास की बात करें तो इसका विकास 1960 के दशक से प्रारंभ हुआ था। इसके पहले रिमोट सेंसिंग नहीं थी। रिमोट सेंसिंग का विकास ही 1960 के दशक से हुआ, और 1960 के दशक के टाइम पर हम छोटे छोटे उपग्रहों को या कैमरों को कबूतर या हवाई जहाज़ों में बांधकर ऊपर उड़ाया करते थे और उनके माध्यम से पृथ्वी पर नज़र रखा करते थे। जैसे अभी आप देखेंगे ड्रोन, नए समय में ड्रोन चलता है, आप शादियों में देखते हैं कि ड्रोन को उड़ाया जाता है और ऊपर से वीडियोग्राफिंग की जाती है। तो ऐसे ही पहले क्या होता था कि छोटे छोटे कैमरों को कबूतरों के पैरों में बांध के उड़ा दिया जाता था या हवाई जहाज़ों में बांध के उड़ा दिया जाता था, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र पर नजर बनाए रख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे रिमोट सेंसिंग का विकास होता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें परिवर्तन होता गया। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर का उपयोग किया, फिर उसके साथ इसका क्षेत्र भी विस्तृत होता गया, और फिर अब हम लोगों ने या पूरे विश्व ने बहुत सारे उपग्रहों को लॉन्च किया है। बहुत सारे उपग्रह पूरी पृथ्वी पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, पूरी पृथ्वी पर एक एक जगह पर नजर बनाए हुए हैं। क्लियर है? समझते हैं इसके विकास को। तो यदि हम इसके विकास की बात करें तो इसे 5 चरणों में बांटकर हम देख सकते हैं। पहला चरण होता है जिसे 1960 से पूर्व कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि 1960 के दशक में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग हुआ था या इसका शुरुआत हुई थी। 1960 के पहले बात करें तो एरियल फोटो का उपयोग होता था रिमोट सेंसिंग के रूप में, है ना। रिमोट सेंसिंग वास्तविक रूप से यहां विकसित नहीं हुआ था, यहां पर एरियल फोटो का उपयोग होता था। फिर हम दूसरे चरण की बात करें जो कि 1960 से 70 के समय पर था, तो इसमें हम सुदूर संवेदी जो छोटे छोटे उपग्रह होते थे, जो कैमरे होते थे, उन्हें कबूतर या हवाई जहाजों के पैरों में बांधकर उड़ा दिया करते थे, जिससे हम एक सीमित क्षेत्र पर इससे नजर बनाए रख सकते थे और उससे संबंधित डाटाओं को प्राप्त कर लेते थे। फिर आता है तीसरा चरण जो 1970 से 1990 के बीच था। इस समय कंप्यूटर का भी विकास हो चुका था और हमने कंप्यूटर का उपयोग करना सीख लिया था और रिमोट सेंसिंग को अब कंप्यूटर की सहायता से जोड़ दिया था या कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया था। अब जो रिमोट सेंसिंग तकनीकी के माध्यम से या वहां पे लगे कैमरों के माध्यम से जो पृथ्वी की तस्वीरें ली जाती थीं, जो एनालॉग में होती थीं, अब उन्हें डिजिटल फॉर्म में बदलकर और अच्छी तस्वीरों के रूप में प्राप्त करना हमने सीख लिया था।
फिर चतुर्थ चरण आता है जो 1990 से 2000 तक चलता रहता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की सहायता से हमने कार्य में तीव्रता लाई थी, और जो रिमोट सेंसिंग है इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें हमने कार्य किया था, उसमें हमने बहुत ज़्यादा बदलाव किए थे, जिसके माध्यम से हमने जो क्षेत्र था उसको बहुत विस्तृत कर लिया था, बहुत विस्तृत क्षेत्र पर हम नज़र बनाए रख सकते थे। उसके बाद जो पांचवा चरण आता है जो 2000 से अब तक है, उसमें हमने रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे उपग्रहों को पृथ्वी की भूस्थितिक कक्षा में नियंत्रित कर रखा है, स्थापित कर रखा है, जो कि पूरी पृथ्वी पर नजर बनाए हुए हैं, और उससे संबंधित जो भी जानकारी है वह हमें पल पल भेजते रहते हैं। भूस्थितिक जो उपग्रह होते हैं या जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। आप लोगों ने चित्र तो देखा ही होगा, उसमें कुछ इस तरीके के वो लगे होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, इस सिग्नलों को एकत्रित करते हैं और हमारी पृथ्वी पर दोबारा भेजते हैं, और पूरी पृथ्वी पर एक एक क्षेत्र पर नजर बनाए रखते हैं। कहीं भूकंप आता है या सुनामी आने वाली होती है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है या कहीं सूखा हो जाता है, कहीं पानी बारिश ज़्यादा होनी होती है, कहीं पर वनों का ह्रास ज़्यादा हो रहा है, कहीं वनों में आग लग गई है। तो जितनी भी प्रक्रियाएं पृथ्वी पर हो रही हैं इन सभी की जानकारी हमें पल में यह इसके द्वारा पहुंचा दी जाती है, जिससे हम आने वाली घटनाओं को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और पहले ही सतर्क हो जाते हैं। तो ये तो हुआ विकास विश्व में, लेकिन यदि हम रिमोट सेंसिंग का भारत में उपयोग देखें या भारत में देखें कि इसका विकास कब से हुआ, तो 1972 से इसका विकास माना जाता है। जब 1972 में ही अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना के साथ ही भारत में रिमोट सेंसिंग की स्थापना मानी जाती है। रिमोट सेंसिंग ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह होते हैं वो अंतरिक्ष के आधार पर ही कार्य करते हैं, क्योंकि वहां पर ही हम उपग्रहों को स्थापित कर सकते हैं और उपग्रह हमारे यहां से डेटाओं को ग्रहण करते हैं और फिर उन्हें हमें प्राप्त करते, संशोधित रूप में हमें उपलब्ध कराते हैं। सुदूर संवेदी कार्यक्रम इसरो और NRSA इन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने अभी पिछले ही वीडियो में इसरो संगठन के विषय में देखा था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विषय में देखा था, तो हमने उसके विषय में कार्य भी देखे थे बहुत सारे, जैसे नाइप एपास उपग्रह छोड़ा था, आर्यभट्ट छोड़ा गया है। तो ये जितने भी उपग्रह हैं जो स्थापित किए गए हैं पृथ्वी पर नजर बनाए रखने के लिए, वही क्या है, रिमोट सेंसिंग के रूप हैं, रिमोट सेंसिंग के रूप में कार्य करते हैं, हमें डेटा उपलब्ध कराते हैं। 1975 में आर्यभट्ट को USSR की सहायता से कक्षा में स्थापित किया गया। फिर आगे समय बढ़ा और 2017 में इसरो ने ही एक साथ 100 उपग्रहों को भूस्थितिक कक्षा में क्या किया है, स्थापित किया है, कक्षाओं में उपग्रहों को छोड़ा है। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, SLV का उपयोग हुआ, ASLV का उपयोग हुआ, फिर PSLV और GSLV का भी विकास हुआ, जिसके माध्यम से भारी उपग्रहों को दूर तक हम जो सूर्य स्थितिक कक्षा है वहां तक भी स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं। तो इस तरीके से भारत में भी सुदूर संवेदी उपग्रहों का विकास होता गया है। तो ये क्या था, विकास था या भारत में और विश्व में? ध्यान रखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह किस तरीके से काम करते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रहों का उपयोग क्या होता है, और भारत में कौन कौन से सुदूर संवेदी उपग्रह काम कर रहे हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सभी जानकारी आपको प्रश्न पत्र 1 के खंड बा भूगोल के अंतर्गत आने वाली 5वीं यूनिट के अंतर्गत मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके इस चीज को पढ़ लीजिएगा। बाकी इनका जो विकास है, जो इतिहास है, चाहे विश्व में हो चाहे भारत में हो, उसे थर्ड पेपर के अंतर्गत रखा गया है और उसे हमने यहां पर समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंतर्गत हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे उद्योग हो, इसमें इसकी क्या उपयोगिता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।